हेलो एवरीवन, मैं मयंक जैन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे आज के इस रिवीजन सेशन में। और जहां पर हम आज रिवीजन करने वाले हैं हमारे चैप्टर एवरेज ड्यू डेट का। और उम्मीद करता हूं आप बहुत ही बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी एक नंबर तरीके से चल रही होगी। तो चलिए, देखो एग्जाम जो है वो नज़दीक आ रही है और भाई साहब यहाँ पर कुछ लोग जो है वो बहुत डर रहे होंगे। तो देखो यार, डरना नहीं है, एग्जाम से चिल आउट होके पढ़ना है। क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए हम कोशिश करते हैं हमारा ये चैप्टर फटाफट से कंप्लीट करने का। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, हम हमारा चैप्टर पढ़ने वाले हैं एवरेज ड्यू डेट। ठीक है यार, एवरेज ड्यू डेट होता क्या है यार, किस किस तरह की डेट होती है आपने पहले पढ़ रखा है, हम रिवीजन कर रहे हैं फिर भी। देखो, मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाता हूँ कि यार एवरेज ड्यू डेट क्या होती है। देखो यार, ये है हमारे मिस्टर मिस्टर जेठा जी। जेठा जी को तो आप पहचानते होंगे, हमने पहले भी यूज़ करा है इनको हमारे एग्जाम्पल में। और ये है हमारे मिस्टर ए। ठीक है, अभी जेठालाल की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है। तो ये जेठा जी क्या करते हैं, मिस्टर ए को भाई माल भेजते रहते हैं। इन्होंने एक बार माल भेजा, इन्होंने दूसरी बार माल भेजा, फिर तीसरी बार माल भेजा, चौथी बार माल भेजा, पांचवी बार माल भेजा और छठी बार माल भेजा। अभी ये क्या कर रहे हैं, माल भेजते जा रहे हैं और ये बोलते हैं कि यार जो भी मैं माल भेजता हूँ उस पर 1 महीने की आपको क्रेडिट दूंगा और उस क्रेडिट के बाद आप जो है वो मेरा पैसा वापस कर देना। तो अब मिस्टर ए ने जेठा जी से कितने बार माल खरीदा साल भर में, भाई 1 2 3 4 5 6 बार माल खरीदा। अब यार 6 बार माल खरीदा और मैं 6 बार ही पेमेंट करूंगा। तो मिस्टर ये बोलता है कि यार आप एक काम करो, आप तो एक ही बार में पूरा का पूरा पेमेंट ले लो। तो जेठालाल भाई बहुत खुश हो गया। उसने बोला कि यार मैंने आपको 1 जनवरी को माल भेजा था, 1 महीने की मान लो आपको उधारी दी थी मैंने, तो आप मेरे को 1 फरवरी को जो है वो पूरा पैसा वापस, सारा पैसा वापस दे देना। तो बोलता है यार ये तो गड़बड़ी हो जाएगी, आप तो सारा पैसा शुरू में ही ले रहे हो, हम तो शुरू में नहीं देंगे आपको, हम तो बाद में देंगे। तो बोल तो जेठ तो मिस्टर ये बोलता है कि मैं तो आपको सबसे लास्ट डे पे जो भी ट्रांजेक्शन होगा, जो भी ड्यू डेट आएगी उस पर पेमेंट कर दूंगा। तो यार दोनों में झगड़ा हुआ, दोनों का किसके पास, भाई आप जैसे होनहार नॉलेजेबल इंटेलेक्चुअल चार्टेड अकाउंटेंट्स के पास। और उनसे बोला कि भाई साहब, हम आप बताओ हमको कि यार हमको कौन सी डेट पे पेमेंट करना चाहिए, जिससे ना तो भाई साहब हमारे जेठालाल को नुकसान हो ना मिस्टर ए को नुकसान हो। तो यार आपने बोला कि यार मैंने एवरेज ड्यू डेट पढ़ा है और मैं तुमको तुम्हारी समस्या का हल दे दूंगा। तो वो बोलता है कि चलो, आपने एवरेज ड्यू डेट निकाल के दी, वो एक ऐसी डेट निकाल के दी जिस पर जो है मिस्टर ए जो है वो पेमेंट करेंगे किसको, जेठालाल को। तो ना तो इसका नुकसान होगा इंटरेस्ट का, ना इसका नुकसान होगा। तो यार एवरेज ड्यू डेट क्या है, एक ऐसी डेट जिसपे दोनों में से किसी भी पार्टी को क्या नहीं होता, इंटरेस्ट का लॉस नहीं होता। ठीक है, ओके चलो अब एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं यार क्या बोला है डेफिनेशन में। तो एवरेज ड्यू डेट, इट इज द मीन और इक्वेटेड रेट। ठीक है, ये एक एवरेज रेट है ऑन विच सिंगल टोटल पेमेंट, ठीक है, इतने सारे पेमेंट देने से सिंगल टोटल पेमेंट मे बी मेड इन लियो ऑफ, कितने सारे, इन लियो ऑफ किसके बदले, डिफरेंट पेमेंट्स ऑन डिफरेंट डेट्स। ये थे ना डिफरेंट पेमेंट ऑन डिफरेंट डेट्स, उसके बदले हमने कितना पेमेंट करा, सिर्फ एक पेमेंट करा, सिर्फ एक पेमेंट करा, ओके। और जिससे क्या हुआ भाई, किसी भी पार्टी को क्या हुआ, विदाउट एनी लॉस टू आइदर ऑफ द पार्टी। ठीक है, तो किसी भी पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ, ना जेठालाल को हुआ ना मिस्टर ए को हुआ। तो ये था हमारी एवरेज ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट। ओके सर, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। चलो, वेयर पेमेंट इज नॉट मेड ऑन द एवरेज ड्यू डेट। अभी सपोज यार आपने जो है वो 30 जून की एवरेज ड्यू डेट निकाली, पर मिस्टर ए बोलता है कि यार मैं 30 जून को तो पेमेंट नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास कुछ अरेंजमेंट नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको जो है वो 30 सितंबर को पेमेंट दे दूंगा। तो अब 30 सितंबर को पेमेंट देगा तो भाई जुलाई अगस्त सितंबर, तो यार अब 3 महीने बाद देगा एवरेज ड्यू डेट से। तो मैं क्या करूंगा यार, जो मेरे को वो पेमेंट देने वाला था उस पर 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। और मिस्टर ए ऐसा भी तो बोल सकता है कि यार 30 जून को तो यार मैं फॉरेन वगैरह घूमने जा रहा हूँ बहुत, और 1 2 महीने का टूर रहेगा, तो आप मेरे से पहले पेमेंट ले लो। पहले कब पेमेंट ले लो, जेठालाल पूछता है। तो बोलता है कि यार मैं 20 मार्च को, 30 मार्च को दे दूंगा आपको, मार्च में पेमेंट दे दूंगा। तो यार वो बोलेगा कि ठीक है, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं। पर यार 30 मार्च को मैं पेमेंट दे रहा हूँ आपसे, तो मेरे को तो आपसे क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, तो भाई उसको डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें होती है। तो यार ठीक है सर, समझ गए कि अगर कोई जो है वो ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करता तो द पार्टी रिसीविंग द अमाउंट, वो क्या कर सकती है, चार्ज कर सकती है इंटरेस्ट फॉर एज मेनी डेज इज पेमेंट द इज द पेमेंट डिलेड फ्रॉम द एवरेज ड्यू डेट। ठीक है, और जल्दी कर दिया तो हम उसको रिबेट भी देंगे, रिबेट।
ठीक है, अभी अपन एक समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू डेट। ठीक है, यार ड्यू डेट होती क्या सर, ड्यू डेट बार बार बोल रहे हो, ड्यू डेट होती क्या है? ड्यू डेट या फिर डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होती है? तो देखो, the due date of bill of exchange or invoice is the date when the amount of a bill or invoice is payable by the drawee, creditor to drawer और डेटर। ठीक है, हमारे एग्जांपल में समझते हैं। यार जेठालाल ने 1 जनवरी को यहाँ से माल निकलाया था, टीवी फ्रिज वगैरह 1 लाख रुपए का। ठीक है, मिस्टर ए के पास 1 जनवरी को बोला था तुम्हारे पास 1 महीने की क्रेडिट है, उसके बाद जो है वो तुम मेरा पैसा वापस दे देना। अब 1 महीने की क्रेडिट है, मतलब पैसा कब देना है मिस्टर ए को? 1 फरवरी को देना है। तो वो 1 फरवरी क्या हो गई? ड्यू डेट हो गई। बट यार अगर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता तो आपको क्या इसमें ऐड करना पड़ता है? 3 डेज ऑफ ग्रेस। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ड्यू डेट आती है, तो अगर ड्यू डेट जो है, इफ मैच्योरिटी डे इज हॉलीडे आफ्टर इंक्लूडिंग डेज ऑफ ग्रेस। ठीक है, मतलब ग्रेस डेज को इंक्लूड करने के बाद, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 डेज ऑफ ग्रेस इंक्लूड करने पड़ते हैं, उस और वो प्लस कर दिए, उसके बाद जो डेट आ रही है वो क्या आ रही है? हॉलीडे पड़ रहा है उस दिन। तो फिर क्या होगा? तो देखो, अगर वो उस डेट पे भाई पब्लिक हॉलीडे है इंक्लूडिंग संडेज, अगर संडे भी है तो, एंड अदर डेज डिक्लेयर्ड बाय द, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले से डिक्लेयर कर रखे कि भाई ये दिन पे छुट्टी रहेगी, तो उस दिन पे हमको क्या करना है? उस दिन पे ड्यू डेट जो है हमारी प्रीसीडिंग बिजनेस डे हो जाएगी, उस दिन नहीं लेके उसके पिछले पहले वाले दिन। ठीक है, और अगर उसके पहले वाला दिन भी भाई छुट्टी आई तो फिर हम उसके उसके पहले वाले दिन पे क्या ले लेंगे? उसको ड्यू डेट मान लेंगे। तो ड्यू डेट हो जाएगी डे प्रीसीडिंग द प्रीवियस डे। समझ गए? ओके, देन अगर मान लो इमरजेंसी या फिर अनफोर्सीन हॉलीडे है, मतलब कि यार एकदम से छुट्टी कर दी, ठीक है, तो फिर क्या होगा? तो जो नेक्स्ट डे होगा, नेक्स्ट फॉलोइंग डे, उस दिन को हम क्या मान लेंगे? ड्यू डेट मान लेंगे। समझ गए आप सभी लोग? अब आगे बढ़ते हैं यार। देखो, अब यहाँ पे लिखा उन्होंने मैंने कि भाई बिल्स इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, हमको हमेशा ध्यान रखना है कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में क्या होगा? 3 डेज ऑफ ग्रेस। ठीक है, ये भूलने वाली बात नहीं, कोई भी नहीं भूलेगा भाई। 3 दिन ऑफ ग्रेस जो है आपको ऐड करने पड़ेंगे। ओके सर, ऐड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो देखो, एवरेज ड्यू डेट के जो भी चैप्टर है उसमें 4 तरीके के प्रॉब्लम दिए। इन चारों तरीके के अपन प्रॉब्लम को एक एक करके देख लेते हैं कि भाई किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, 4 तरीके कैसे? टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में केस 1, भाई केस 2, केस 3 और केस 4। अभी केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 क्या है? देखो, केस 1 की बात करता हूँ, तो वहां पर हमें एवरेज ड्यू डेट निकालनी है व्हेन वन पार्टी जो है इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्शन। देख ठीक है, अब ये वन पार्टी इन्वॉल्व क्या है? तो देखो, हमने हमारा एग्जांपल पढ़ा था ना, जहां पर सिर्फ माल कौन भेज रहा था? जेठालाल भेज रहा था। किसको? मिस्टर ए को। मिस्टर ए तो माल नहीं भेज रहे थे ना जेठालाल को। तो यार मिस्टर ए जो है, मिस्टर मिस्टर ए जो है वो क्या कर रहे थे? वो माल भेज रहे थे क्या? नहीं भेज रहे थे सर, मिस्टर ए थोड़ी माल भेज रहा था, सिर्फ जेठालाल ही मिस्टर ए को माल भेज रहा था। मतलब ये वन वे ट्रांजेक्शन हो रहा था। कैसा हो रहा था? वन वे ट्रांजेक्शन। तो उसी केस को हम डिस्कस करेंगे केस 1 में। ठीक है, फिर केस 2 क्या होता है सर? तो केस 2 में इधर वाली पार्टी भी, मतलब जेठालाल भी माल भेजेगा और इधर अपने मिस्टर ए भी माल भेजेंगे। तो ठीक है, ये केस 2 हो गया। फिर सर केस 3 क्या है? तो यार देखो, केस 3 में बताया गया है कि एवरेज ड्यू डेट निकालना है जब आप लोन लेते हो और लोन का रीपेमेंट करना है, तो उस टाइम पे कैसे एवरेज ड्यू डेट निकलेगी। और फोर्थ में अगर ड्राइंग, जैसे पार्टनरशिप के केस में ड्राइंग होती है, तो उस पर इंटरेस्ट वगैरह देना है, तो उस केस में आपको क्या करना है? एवरेज ड्यू डेट निकालनी है। ओके, एक एक करके बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते हैं कि यार किस तरीके से क्वेश्चन होंगे, अपने एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालनी है हमें। तो देखो, सबसे पहले केस 1 है। केस 1 में क्या दे रखा है? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर वन पार्टी इज इन्वॉल्व। ठीक है, यहाँ पर वन वे ट्रांजेक्शन होगा। तो अब उसमें एवरेज ड्यू डेट कैसे निकलेगी? देखो, फॉर्मूला बता देता हूँ सबसे पहले मैं आपको। एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? बेस रेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ अमाउंट्स। सर ये फॉर्मूला तो हमें मालूम है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे। ओके, चलो अब इलस्ट्रेशन 2 के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से अपनी जो है एवरेज ड्यू डेट एडीडी निकलेगी। ओके, इलस्ट्रेशन 2 है भाई आईसीआई के मॉड्यूल का। इलस्ट्रेशन 2 सभी लोग निकाल लेंगे। निकाल लिया? चलो, अब आता है कि द फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू एक्स बाई वाई। अब एक्स वांट्स टू पे ऑफ, ठीक है, कब पे करना सॉरी, वाई वांट्स टू पे ऑफ, कब पे करना चाहता है?
या तो 18 मार्च को पे करेगा, या फिर दूसरा केस दे रखा है कि 14 जुलाई को पे करेगा। और इंटरेस्ट रेट जो कितनी दे रखी है यार, 8% की दे रखी है, इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, अभी देखो आपको क्वेश्चन में ड्यू डेट्स निकाल के दिए, ठीक है। ऐसा सिचुएशन रहेगी जिसमें हमें निकालना पड़ेगा, पर आपको क्वेश्चन में दे रखी है। यार ड्यू डेट्स क्या है, मतलब हमें ट्रांजेक्शन की डेट नहीं दे रखी, जिस दिन पेमेंट ड्यू हो रहा है ना उस दिन की डेट। 10 जनवरी दे रखी है 500 रुपये। फिर 26 जनवरी दे रखी है रिपब्लिक डे। अरे यार सर 26 जनवरी को तो क्या रहती है, हॉलीडे रहती है, पब्लिक हॉलीडे। तो फिर हम क्या करेंगे, उसके एक दिन पहले ले लेंगे। ठीक है, 23 मार्च को भाई 3,000 रुपये। 23 मार्च को तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। 18 अगस्त संडे है उस दिन, संडे। सर संडे तो प्री डिक्लेयर्ड हॉलीडे, तो फिर अब क्या होगा, तो यार उसको भी एक दिन पहले ले लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, डिटरमाइन द अमाउंट टू बी पेड इन ए एंड इन बी। ओके, बात समझ में आती है। अब देखो सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या रहेगा कि हमें एक बेस डेट चूज करनी है। ठीक है, बेस डेट क्या होती है, तो एक सेकेंड। ओके, तो देखो बेस डेट क्या होती है। बेस डेट मतलब बोले तो हम एक डेट डिसाइड करेंगे कि उस दिन पेमेंट करते हैं, तो यार हमें कुछ भी। तो देखो बेस डेट डिसाइड करी अपन ने। अब बेस डेट कैसे डिसाइड करनी है, ठीक है। बेस डेट कैसे डिसाइड करेंगे सर, कोई सी भी डेट ले सकते हो। देखो बेस डेट में आप जो है वो कोई सी भी डेट जो है ले सकते हो, पर मतलब कोई सी भी, मतलब कोई सी भी सर, ये डेट दे रखी इनमें से भी, इनको छोड़ के कोई सी भी ले सकते हो, तो हाँ ले सकते हो। पर कोशिश करो कि जो डेट बेस डेट लोगे आप वो इन्हीं में से लोगे, ठीक है। और इन्हीं में से भी कौन सी लोगे, जो फर्स्ट में आ रही है। अभी फर्स्ट में आ रही है मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट में फर्स्ट लाइन में लिखी है वो डेट लेनी है। देखो कैलेंडर में जो भी डेट फर्स्ट आती है ना उसे आप लोगे, तो उससे क्या फायदा होगा देखो मैं बताता हूँ। उससे फायदा ये होगा कि भाई जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको बेस डेट में फिर जो है बैक कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। मतलब 23 जनवरी से आपको 10 जनवरी तक जाना है, तो आपको उल्टे दिन काउंट नहीं करने पड़ेंगे। इसलिए आप क्या लोगे, फर्स्ट वाली डेट लोगे, ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं हो। और देखो बैक, ऐसा नहीं है कि बैक कैलकुलेशन डिफिकल्ट है या फिर कुछ ऐसा है, पर यार उस टाइम एग्जाम प्रेशर में क्या होता है, चीज़ें हमसे हैंडल नहीं हो पाती और हम कहीं गलती ना कर बैठे, इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली जो डेट है वो लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर बेस डेट क्या मानेंगे, यहाँ पर देखो सबसे फर्स्ट वाली डेट मतलब सबसे पहले आने वाली डेट कौन सी, 10 जनवरी। तो मैंने 10 जनवरी बेस्ट डेट ले ली इसको। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे देखो, ये आपको ड्यू डेट दे रखी थी, पर इन दोनों डेट को, एक 26 जनवरी वाली डेट को और एक 18 अगस्त, क्योंकि इन दोनों दिन क्या था, हॉलीडे था, तो अपन एक एक दिन पहले वाली ले ली। तो ड्यू डेट जो एक्चुअल थी वो हो गई अपनी 10 जनवरी, 25 जनवरी, 23 मार्च और 17 अगस्त। अब आपको क्या करना है, बेस डेट से इन जो ड्यू डेट है वहां तक नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं, ठीक है। तो अपन ने बेस डेट क्या लिए, 10 जनवरी, तो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 10 जनवरी टू ड्यू डेट, ठीक है। अपन काउंट करते हैं, देखो 10 जनवरी से 10 जनवरी तक कितने दिन होते हैं, 10 दिन होते हैं। अरे सर 10 दिन नहीं होते, 0 डेज, ठीक है। तो भाई जीरो जीरो लिख दिया अपन ने, ठीक है। देन 10 जनवरी से 25 जनवरी, 10 जनवरी से 25 जनवरी सर गिनो, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ओके, तो यार 25 कितने दिन हो गए, 12 और 3 15, तो यार 15 डेज लिख दिए। ऐसे ही भाई हमें काउंट करने हैं, ठीक है। 10 जनवरी से 23 मार्च कितने दिन आएंगे, 72। 10 जनवरी से 17 अगस्त 219। तो ऐसे डेज काउंट कर लिए। अब आपको क्या करना है, सिंपल, यार हम अपने को अमाउंट दे रखा था, ये अमाउंट लिख देना, और फिर नंबर ऑफ डेज का मल्टीप्लाई करना है किसमें, अमाउंट में। तो ये 500 इंटू जीरो, जीरो हो गया। 15 इंटू 1000, 15,000 हो गया। देन उसके बाद 72 इंटू 3000, 2,16,000 हो गया। 2,19,000, 219 इंटू 4,000, 8,76,000 हो गया। और फिर ये जो प्रोडक्ट है इसका सम कर देना है भाई, टोटल कर दिया, इसका समेशन कर दिया, तो टोटल आया अपना 11,07,000 रुपये। और अमाउंट का टोटल टोटल कितना है, 8,500। ये टोटल 8,500 मुझे लेने थे,
ठीक है, अब हम क्या करेंगे सर, इसको फॉर्मूले में लगा देंगे। फॉर्मूले में कैसे लगाएंगे सर, फॉर्मूला तो हमें ध्यान है, हाँ ध्यान है। क्या था भाई, बेस रेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपन में टोटल ऑफ अमाउंट, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट भी निकला हुआ है, टोटल ऑफ अमाउंट भी है हमारे पास, लिख देंगे, बेस रेट भी है। तो देखो एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस रेट प्लस माइनस। अभी माइनस इसलिए लिखा है कि अगर आप आगे वाली डेट लोगे कोई सी भी, तो फिर आपको उल्टा जाना पड़ेगा, इसलिए वो, ठीक है। तो फिर जो नंबर ऑफ डेज है ना, ये नेगेटिव में जाएंगे, तो इसलिए माइनस भी लग जाता है, तो इसलिए फॉर्मूले में माइनस दे रखा है। तो देखो बेस रेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन में टोटल ऑफ अमाउंट्स। अब यहाँ पे रख दिया अपन ने, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 11,07,000 डिवाइडेड बाई 8,500, और 10 जनवरी थी अपनी, क्या थी, बेस डेट थी ना, तो बेस डेट हो गया। अभी 11,07,000 डिवाइडेड बाई 8,500 करोगे, कैलकुलेटर पे चलो, कैलकुलेटर चलाओ सभी, कैलकुलेटर चलेगा सभी का, तो भाई कितना आएगा, 130 डेज आ जाएगा। अब 130 डेज 10 जनवरी में आप क्या करोगे, 130 डेज जोड़ दोगे। 130 डेज सर कैसे जोड़े, 130 डेज कैसे जोड़े, ओके चलो देखो, जनवरी अभी 10 जनवरी है, ठीक है, तो अभी जनवरी में कितने दिन बचे, 21 दिन बचे सर, 21 दिन, ठीक है। फरवरी में कितने दिन है, फरवरी में रहते हैं सर 28 दिन रहते हैं, तो 28 दिन जोड़ दिए। फिर मार्च में कितने दिन है, तो मार्च में सर रहते हैं 31 डेज। फिर अप्रैल में कितने रहते हैं सर, अप्रैल में रहते हैं 30, ओके 30 जोड़ दिए। अब इनका टोटल करोगे तो कितना आ रहा है, 110 दिन हो गए, ठीक है। अभी 110 दिन पर, अब सर और कितने जोड़ने बाकी, हमें तो 130 जोड़ने थे, तो हम क्या करेंगे, हमें 20 दिन और जोड़ने, तो 20 दिन अब किस में आएंगे, तो अप्रैल के बाद क्या आता है, मई, तो भाई मई नहीं मई ठीक है, तो मई आता है, तो उसमें भाई 20 मई हो जाएगा, अपनी एवरेज ड्यू डेट क्या आ जाएगी, 20 मई, समझ गए, ओके। देन उसके बाद हमसे क्या पूछा था सामने वाले ने, कि यार हमको कितना पे करना पड़ेगा, ओके, तो हमें पे बताना है कि कितना करना पड़ेगा। तो देखो 8,500, अभी अपना एवरेज यूनिट क्यों निकाली थी हमने, कि यार मेरे को तो आप बताओ इकट्ठा कितना पे करूंगा, ठीक है, इकट्ठा पे करना है मुझे, एक साथ पे करना है सारा का सारा 8,500। तो अगर 8,500 करता हूँ, तो अगर मैं एवरेज ड्यू डेट के दिन, मतलब कि 20 मई के दिन पे करूंगा ना, ये अगर कुछ ये अमाउंट 8,500, तो मुझे फिर 1 रुपये इंटरेस्ट देना है, लेना है। बट अब क्या कर रहा है सामने वाला बंदा, बोल रहा है कि मैं पे करना चाह रहा हूँ 18 मार्च को, मतलब कि ड्यू डेट से पहले करने वाला है। ड्यू डेट से पहले करने वाला, तो हमें क्या देना पड़ेगा, उसे रिपेट देना पड़ेगी, डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो देखो मैं कितना डिस्काउंट दूंगा यार, मुझे जितना इंटरेस्ट बने बचेगा वही मैं उसको डिस्काउंट में दे दूंगा, तो सिंपल है। तो देखो 18 मार्च से, 18 मार्च से ड्यू डेट तक, कहाँ गया अपना, ये रहा, देखो A point. If payment is made on 18th March, rebate will be allowed for unexpired time of from 18th March, 18th March से 20th मई तक की। अब 18 मार्च से, देखो मार्च के अपने को कहाँ तक गिनना है, 20th मई तक, तो मार्च के कितने दिन बचे यार, 18 से 31 मार्च रहता है, तो 13 डेज वो बच गए। देन उसके बाद क्या बस, अब 13 डेज ही हो गए, और फिर क्या आता है, मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल आता है, तो अप्रैल में 30 डेज होते हैं। अप्रैल के बाद क्या आता है, मई आता है, भाई मई नहीं मई आता है, तो देन बच गए अपने 20 डेज, तो टोटल कितने हुए, 63 डेज का अपने को इंटरेस्ट निकालना है, तो उसका ही, एंड ही हैज टू पे द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द टोटल अमाउंट, ठीक है, तो हम डिस्काउंट निकाल लेंगे और उतना उसको क्या दे देंगे, रिबेट दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। तो यार देखो 8,500 पे अपने को इंटरेस्ट रेट कितनी दे रखी थी, 8% की दे रखी थी, तो 8/100 इंटू में 363 डिवाइडेड बाई 63 डेज के लिए अपन ने डिस्काउंट देना है 365 में से, क्योंकि 8 जो है परसेंट पर एनम है, ठीक है। तो आपका डिस्काउंट आ गया 117.37, और 117.37 आ गया। अब निकालोगे अमाउंट टू बी पेड, सर अमाउंट टू बी पेड तो 8,500 है ना, पर उसमें डिस्काउंट भी देना है, तो डिस्काउंट माइनस कर दो, तो अमाउंट टू बी पेड कितना आ जाएगा, 18 मार्च को 8,500 माइनस 117.37 जो आपने डिस्काउंट निकाला, तो कितना देना है नेट, भाई 8,382 रुपये 0.63 पैसे, ठीक। तो सर समझ में आ गया, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट देखो, बी में क्या दे रखा है उन्होंने, कि अगर यही बंदा 14 जुलाई को मुझे पे करेगा तो फिर क्या करूंगा मैं, तो देखो देखो 14 जुलाई को पे कर रहा है, 20 मई से 14 जुलाई, 20 मई से 14 जुलाई, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इंटरेस्ट लूंगा अब सामने वाले से, मैं इंटरेस्ट लूंगा, तो कैसे इंटरेस्ट लूंगा, कितने दिन का इंटरेस्ट लूंगा, देखो ड्यू डेट से जिस दिन पेमेंट कर रहा है तब तक का इंटरेस्ट, तो ड्यू डेट कब है, 20 मई, कब कब पे कर रहा है, 14 जुलाई, तो उसका इंटरेस्ट कितना रहेगा, देखो 20 मई से 14 जुलाई, मतलब कि 20 मई से अब मई, ठीक है,
मई 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 अप्रैल, मई में कितने दिन रहते हैं भाई, 31 डे रहते हैं, तो 11 दिन मई के बच गए। फिर मई के बाद क्या आता है, जून आता है, जून में कितने रहते हैं, 30। फिर जुलाई, जुलाई में तो सर 14 तक दे रखा है, तो 14 डेज। टोटल कितने हुए, 55 डेज का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो 8,500 पे मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूँ 8% से भाई, 55 दिन का। ठीक है, 55 / 365, तो मेरा इंटरेस्ट कितना आता है, 102.47 रुपीज। अब इसको मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट को जोड़ दूंगा टोटल अमाउंट में, तो मुझे पता चल जाएगा कितना लेना देना है। तो भाई 8,500 प्लस 102.47, तो ये होगा 8,602.47 रुपीज मुझे लेना है। तो समझ गए आप। अब ठीक है, तो ये था हमारा केस 1। अभी केस 2 पे आते हैं। केस 2 में क्या बोलता है सामने वाला बंदा कि यार देखो, ये भी आपको माल बेचा जा रहा है और आप भी इसे माल बेचा रहे हो, ये दोनों तरफ से तीर चल रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यार जेठालाल को भी पैसे लेने हैं मिस्टर ए से, और मिस्टर ए को भी पैसे लेने हैं जेठालाल से। तो अब मान लो 1,00,000 रुपए लेने थे मिस्टर ए से, और मिस्टर ए को देने कितने, 20,000 रुपए। तो यार हम क्या करेंगे कि भाई मिस्टर ए से 1,00,000 रुपए मंगाएंगे, लाओ मिस्टर ए 1,00,000 रुपए दो, और फिर हम मैं 1,00,000 रुपए रख लूंगा, और उसमें से फिर मैं गिनूंगा, 20,000 रुपए दे दूंगा। ऐसा करते हैं क्या हम, भाई नेट सेटलमेंट करते हैं ना सर, 80,000 रुपए आप ले लो। ठीक है तो भाई साहब, आप सही बोल रहे हो, इसे ही कर लेंगे अपन। तो अब केस 2 समझते हैं। देखो केस 2 क्या बोलता है, केस 2 बोलता है कि यार कैलकुलेशन ऑफ एडीडी करना है हमें व्हेन बिटवीन टू पार्टीज इन्वॉल्व है। तो उस केस में एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस माइनस भाई डिफरेंस इन प्रोडक्ट्स और डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन अमाउंट्स। अब सर ये क्या है, चलो देखो मैं बताता हूँ इलस्ट्रेशन के माध्यम से कि कैसे निकालना है एवरेज ड्यू डेट। इलस्ट्रेशन नंबर सब 6 निकाल लेंगे आईसीआई के मॉड्यूल का। अब देखो मैं बताता हूँ, मनोज हैड द फॉलोइंग बी आर, ठीक है, मनोज इज द फॉलोइंग बी आर और बीपी अगेंस्ट सोहन। तो भाई साहब बिल्स रिसीवेबल सी भी है उसके पास, और बिल्स पेबल है अगेंस्ट सोहन के। और कैलकुलेट करना है आपको एफडीडी व्हेन द पेमेंट कैन बी रिसीव्ड और मेड विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ना इंटरेस्ट का लॉस हो ना प्रॉफिट हो, भाई ऐसा आप जुगाड़ बताओ कि भाई इससे पेमेंट कर दो, तो अपन निकाल लेंगे भाई, एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे। अब एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालेंगे, देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको दे रखा है डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, और डेट ऑफ ट्रांजेक्शन भी बोलूंगा मैं, बिल की बात है तो डेट ऑफ बिल दे रखी है, और डेट ऑफ बिल के आगे क्या दे रखा है आपको, अमाउंट दे रखा है कि कितने रुपए का बिल है, और फिर यहाँ पर टेन्योर दे रखा है। टेन्योर क्या मतलब कि ये कितने दिन में ये बिल जो है वो मेच्योर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है जैसे 3 महीने में मेच्योर होगा। हम अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आया तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि यार बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है तो मेरे को क्या करना है, 3 days ऑफ ग्रेस एड करना है। ठीक है तो क्वेश्चन करें, देखो ये बी आर दे रखा है और ये बीपी दे रखा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले डेट पे आते हैं और क्या करेंगे, इनकी ड्यू डेट निकालते चलेंगे साथ साथ। तो भाई 1/6/2020 को आपको एक बिल दे रखा है जिसका जो भी मेच्योरिटी पीरियड है वो कितना है, टेन्योर जो दे रखा है वो 3 मंथ दे रखा है। तो यार 3 महीने में एक्सपायर होगा, चलो निकालो कैसे निकलेगी ड्यू डेट। तो देखो 1/6 से 3 महीने, तो 6 के बाद 7 8 9, 7 8 9, मतलब कि 1/9 आ रही है ड्यू डेट। तो सर 1/9 लिख दो। पर यार देखो घंटी बजनी चाहिए दिमाग में कि यार 1/9 नहीं आना चाहिए इसमें, तो मेरे को 3 days ऑफ ग्रेस भी ऐड करने हैं। तो 1 के बाद 2 3 4, मतलब ड्यू डेट क्या होगी अपनी, 4/9। तो भाई साहब पहली ड्यू डेट देखो सॉल्यूशन में 4/9/2020, ठीक है सर आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है अब इसे आगे की निकाल लोगे, चलो मैं करवा देता हूँ यार, एक थोड़ा तो करवाएं अपन कुछ ना कुछ। भाई 5/6/2020, ठीक है, 5 जून 2020। अब इसका टेन्योर भी 3 मंथ दे रखा है, 3 मंथ दे रखा है, तो आप क्या करोगे, पाँच छठा महीना दे रखा है, छठे के बाद क्या आता है, सातवां आठवां और नवा। तो 5/9 क्या होनी चाहिए ड्यू डेट, पर नहीं दिमाग में घंटी बजी, अपन ने क्या बोला 3 days ऑफ ग्रेस ऐड करने, 3 days ऑफ ग्रेस। तो 5 के बाद 6 7 8, ठीक है। तो 8/9 मतलब 8 जो है सितंबर जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, ड्यू डेट हो जाएगी। इसी थर्ड पे आते हैं, देखो थर्ड पॉइंट दे रखा है 09/06/2020, ठीक है। तो भाई अब क्या करना है, 2020 दे रखा है, तो यार 09/06, ठीक है, और टेन्योर कितना दे रखा है, टेन्योर भी देख लो आप, भाई 1 मंथ दे रखा है, टेन्योर 1 मंथ दे रखा है। तो अब क्या मैं क्या करूंगा, देखो 6 से 1 महीना 7,
तो 0907 होना चाहिए, बट 3 days ऑफ ग्रेस एड करेंगे तो 09 से 10 11 12, तो 1207 आएगा अपना। तीसरे बिल की ड्यू डेट आ गई। चौथे की करेंगे तो भाई 12/6 दे रखा है और 2 महीने का टेन्योर दे रखा है। तो 12 से पहले तो सबसे पहले मंथ में देखो 2 महीने तो 7 और 8 और 12, ठीक है, तो 8वां महीना रहेगा। और फिर भाई 12 तारीख है ना, तो 3 days ऑफ ग्रेस ग्रेस जोड़ोगे तो 14 13 14 15, तो यार 15/8, अभी 15/8 पता है आपको क्या होता है? 15 अगस्त, ठीक है, रिपब्लिक डे, तो सॉरी इंडिपेंडेंस डे। तो भाई 15 अगस्त को क्या होता है? पब्लिक हॉलीडे, ठीक है, तो पब्लिक हॉलीडे रहता है तो आप क्या करोगे? एक दिन पहले ले लोगे। तो ये हुआ है अपना 14 अगस्त, ठीक है, समझ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। देन उसके बाद आगे चलते हैं। 20/6, 20/6 दे रखी है आपको और 3 महीने, तो 7 8 9, 7 8 9, और तो भाई 20/9 डेट हो जाएगी, पर 3 और 3 days ऑफ ग्रेस, तो 23/9/2020, ठीक है सर। ये तो कर लिया, ये आपने बना ली बी आर की टेबल अलग, ठीक है, बिल्स पेबल की टेबल एक अलग बनेगी। अभी बी आर बिल्स रिसीवेबल की टेबल, तो आप क्या करोगे? आप अब सर हमें बेस डेट का फंडा तो पता है आपको, देखो यहाँ पे नीचे दे भी रखा है। 15 अगस्त को क्या रहता है भाई? पब्लिक हॉलीडे रहता है, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे। तो हावेवर 6 सितंबर वॉज ऑल्सो डिक्लेयर्ड ए सडन हॉलीडे, भाई सडन हॉलीडे डिक्लेयर करा 6 सितंबर को। तो अभी तो आई नहीं, चलो आगे आएगी यहाँ पर तो हम देखेंगे उसे। अब देखो बेस्ड, अब अपन दूसरा क्या बनाते हैं? बिल्स पेबल की टेबल भी बना लेते हैं इस हिसाब से। तो देखो डेट दे रखी है कितनी? 29/5/2020, और 2 महीने का टेन्योर, तो 5 के बाद से 6 और 7, ठीक है, तो 29/7, और 29 में 3 दिन और जोड़ेंगे तो 30 31, क्योंकि मई में 31 दिन रहते हैं, और एक, तो 1 7, सॉरी 5 है ना, तो 6 7, तो कितने हो गए ये अपने? 29/7, और 29/7 तो 2 दिन जोड़ोगे आप तो ये होते 31/7, और एक जोड़ दोगे तो 1 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 8 आ गई अपनी ड्यू डेट। देन उसके बाद 3/6 दे रखा है, 3/6/2020, 3 महीने, तो भाई 6 के बाद से 7 8 9, तो भाई 3 9 पर 3 दिन ग्रेस क्रेडिट करोगे तो क्या हो जाएगा? 6 9, पर 6 सितंबर तो क्या दे रखा है? सडन हॉलीडे। सडन हॉलीडे तो हम क्या करते हैं? एक दिन पहले ले लेते हैं। नहीं नहीं सर, एक दिन बाद लेते हैं। ओके, तो यार आप क्या करोगे? 7 सितंबर कर दोगे इसको, तो ये ड्यू डेट 7 सितंबर हो गई। और फिर लास्ट वाला जो रखा है 9/6/2020, 1 महीना, तो भाई 9/6 से 9/7 हो जाएगा, और 9/7 से बाद 10 11 12, तो ये 12/7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारी डेट में से आप मेरे को एक बताओगे कैलेंडर में कौन सी डेट पहले आती है, ठीक है? कौन सी डेट पहले आती है? 12/7/2020, तो हम क्या मानेंगे उसको? बेस डेट मान लेंगे। तो लेटेस्ट टेक 12/7/2020 इज बेस डेट। अब बेस डेट से हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ डेज जो है वो काउंट करते हैं। नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे तो देखो ठीक है, 12/7 से हमने 4 9 तक काउंट करा, कितना है? 54 डेज। ये आप सब काउंट करोगे, सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट काउंट करते जाएंगे। फिर 12/7 से अपन ने 8 9 तक काउंट करा, 58 डेज होते हैं। फिर 12/7 से भाई 12/7 तक, ये मैं कैलकुलेट कर देता हूँ भाई, 12/7 से 12/7 जीरो होता है, ठीक है, तो ठीक है जीरो होता है, ठीक है। 12/7 से 14/8, भाई 33 डेज होते हैं। ऐसे करके 12/7 से 23/9, 73 डेज, ऐसे डेज निकाल लिए अपन ने, डेज निकाल लिए। देन उसके बाद हमें क्या करना है? हमारे अमाउंट तो दे रखा है, ठीक है, 3200, 2500, 6000, 1000 और 1500, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने के बाद समेशन करना है, तो भाई कितना आता है? 4,49,500, ठीक है। और अमाउंट का टोटल करेंगे 14,000 के क्या है? बिल्स रिसीवेबल्स हैं, बिल्स रिसीव, ओके। अभी बिल्स पेबल का भी कर लो 12/7। अभी देखो दोनों में बेस डेट जो है वो एक ही लेनी है, ठीक है, क्योंकि अपन डिफरेंस करेंगे, सेटलमेंट नेट सेटलमेंट होगा इसलिए। तो देखो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 12/7/2020, भाई 1 8 तक कितने हो जाएंगे? 20 दिन हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं, समझ गए? देन 7 9 से 57 डेज हो जाएंगे, और 12/7 से 12/7 जीरो, ठीक है। इनका भी अमाउंट से प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा अपना ये
और इसका टोटल कर देंगे तो 2,11,000, और अमाउंट जो है बिल्स पेबल कितने के थे अपने, 11,000 के। अब आपको फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया था कि क्या था, एवरेज डेट ड्यू डेट का फॉर्मूला भाई, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस माइनस डिफरेंस इन प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन अमाउंट्स। तो अभी डिफरेंस इन प्रोडक्ट कितना है, देखो 4,49,500 माइनस 2,11,000, 2,11,000, तो कितना आ रहा है अपना डिफरेंस भाई, 2,38,500। और डिफरेंस इन अमाउंट कितना था, तो डिफरेंस इन अमाउंट देख लेते भाई, 14,000 माइनस 11,000। अभी 14,000 माइनस 11,000 कितना आता है अपना, 3,000 आता है। तो अब लगाओगे एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट कितनी थी अपन ने ली थी, 12/7 12 जुलाई, प्लस भाई 2,38,500 डिवाइडेड बाई 3,000। तो 2 लाख को इस 2,38,500 को डिवाइड करोगे 3,000 से तो 79.5 डेज आता है। तो अपन इसको बोल देंगे कि भाई 80 डेज, क्योंकि देखो पोर्शन में आ रहा है तो ऐसा थोड़ी कि यार ये डेज को फिर आप उसको टाइम में कन्वर्ट करोगे कि यार इतनी बजे तक पेमेंट देना, तो हम उसको पूरा डे काउंट करते थे। पर अगर जो है अपना डेसिमल के बाद जो भी नंबर है बहुत ही नेग्लिजिबल आ रहा है, 000 करके, तो फिर आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो अगला डे ले लिया अपन ने 80 डे। अब 80 डेज जोड़ने हैं आपको, ठीक है। तो 12 जुलाई से 80 12 जुलाई में 80 दिन जोड़ो। तो देखो 80 दिन जोड़ेंगे तो जुलाई में कितने दिन बचे, 12 जुलाई से आप 30 जुलाई तक 18 दिन, और एक जुलाई, क्योंकि 31 दिन होते हैं जुलाई में, तो 19 दिन तो जुलाई के बचे, ठीक है। तो 19 दिन बच गए अपने जुलाई के, ये तो 19 दिन बच गए जुलाई के। देन उसके बाद 31 डेज अगस्त के भी पूरे जोड़ लो, ये भी। अब कितने बचे, देखो यहाँ पर अपन ने कितने दिन जोड़ दिए, 50 दिन जोड़ दिए अभी, 31 अगस्त पे 50 दिन जोड़ दिए। अब मुझे कितने जोड़ने, 30 और जोड़ने, तो 30 और जोड़ देता हूँ मैं, 80 दिन जोड़ने हैं ना, क्योंकि तो 30 सितंबर। तो अपनी एवरेज ड्यू डेट क्या आ गई, 30 सितंबर आ गई। ठीक है, आ गया कॉन्सेप्ट समझ में, ये था अपना केस नंबर 2। अभी केस नंबर 3 पे आते हैं। केस नंबर 3 कौन सा था, हमारा लोन के इंस्टॉलमेंट वाला। ओके सर, एक सेकेंड भाई, वाटर ब्रेक ले लेते हैं एक छोटा सा। चलो स्टार्ट करें। तो चलो केस नंबर 3 देखते हैं कि भाई एवरेज ड्यू डेट निकालनी है व्हेन अमाउंट इज रीपेड इन इंस्टॉलमेंट। तो यार जब हम अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, अभी हम लोन लिया मैंने मान लो किसी से, और उसको मैं बैंक से लोन लिया सपोज, अब मैंने बैंक से लोन लिया और मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई हर महीने में 10-10 हज़ार रुपये करके पे कर दूंगा, ठीक है। बट अब यार 10-10 हज़ार रुपये पे कर रहा हूँ मैं, यार कभी मैं इंस्टॉलमेंट भूल रहा हूँ, पेनल्टी लग रही है, मेरा मन ही नहीं है यार 10-10 हज़ार रुपये का देने का। आप तो एक साथ बोलो कितना पे करना है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक साथ पे करेंगे अपन, एक साथ पे करेंगे तो क्या, तो अपन को अब एक साथ पे करेंगे तो अब फिर निकाल फिर लफड़ा होगा कि यार बैंक बोलेगी कि यार आप तो अभी पे कर दो, एक साथ पे कर रहे हो। तो मैं बोलूंगा कि यार भाई मैं तो लास्ट डे वाली इंस्टॉलमेंट जिस दिन उस दिन पे करूंगा। तो फिर हम क्या निकालेंगे, एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे, और उस दिन पे कर देंगे। तो उससे ना बैंक को जो नुकसान होगा वो ना होगा, ना मुझे नुकसान होगा। तो चलो समझते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करेगी बैंक के लोन में। तो सबसे पहले फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, और फिर बताऊंगा क्वेश्चन से प्रूव करके भी कि भाई किस तरीके से नुकसान नहीं होगा, और क्वेश्चन भी देखेंगे कैसे करना है। तो देखो फॉर्मूला दे रखा है एवरेज ड्यू डेट का कि भाई अब यहाँ पर बेस डेट जो रहती है वो हम लेते हैं डेट ऑफ लोन। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने डेट ऑफ लोन प्लस सम ऑफ डेज, मंथ और ईयर। भाई मंथ ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ लेंडिंग, फ्रॉम द डेट ऑफ लेंडिंग टू द डेट ऑफ रीपेमेंट। मतलब कि डेट ऑफ लोन से लेके डेट ऑफ कहाँ तक, इंस्टॉलमेंट तक, हर इंस्टॉलमेंट तक की डेट को आपको क्या निकालना है, डेज निकालने हैं या ईयर निकालना है या मंथ निकालना है, और उनका समेशन करना है। ओके सर समझ में तो नहीं आया, फिर भी ठीक है, ओके। चलो मैं आगे बताता हूँ। और डिवाइडेड बाय करना है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से कर दिया। तो ये हो जाएगा अपना फॉर्मूला। चलो देखते हैं कि भाई ये ऊपर वाली लाइन कैसे निकालनी है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 निकालोगे आप आईसीआई का, और उसमें मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से जो है वो एवरेज ड्यू डेट निकालनी है। चलो लिखा है यहाँ पर 10,000 रुपीज लैंड बाय दास ब्रदर्स टू कुमार एंड सन्स ऑन
1 जनवरी 2005, और वो जो है वो रीपेबल है इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, कमेंसिंग ऑन 1 जनवरी 2016। अभी क्या हुआ है, 10,000 रुपए जो है वो लैंड करे हैं दास ब्रदर ने, किसको, कुमार एंड सन्स को। और कब करें ये, 1 जनवरी 2015 को, जो कि रीपेबल है भाई, वापस कब करना है, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में, जो कि कमेंस कब से होगी, 1 जनवरी 2016 से हमको देना है। अब 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट 10,000 की कितनी हो जाएगी, 2,000 रुपए देना है, ठीक है सर। अभी फाइंड द एवरेज ड्यू डेट एंड कैलकुलेट इंटरेस्ट कितने परसेंट से, 5% से, विच दास ब्रदर्स विल रिकवर फ्रॉम कुमार एंड सन्स। ओके भाई साहब, तो हम बता देते हैं कि क्या सिस्टम है एवरेज ड्यू डेट का। तो देखो यार, अगर आपको इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट दे रखा रहता है, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, ये जो अपन ने जिसमें अभी बात करी, ठीक है, ये वाला। और अगर आपको दे रखा है जहाँ पर इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं है, जैसे कभी 3,000 दिया अपन ने, कभी 2,000 दिया, कभी 4,000, कभी 5,000, तो फिर उसमें टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो चलो अभी सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो 1 जनवरी 2015 को मैंने लोन लिया, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट कब से चालू करी, 1 जनवरी 2016 से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2,000 दिए होंगे, यहाँ 2,000 दिए, यहाँ 2,000 दिए, यहाँ 2,000 दिए, और यहाँ 2,000 दिए, और उसके आगे 2,000 देना है क्या, नहीं देना भाई साहब, खत्म हो गया लोन आपका। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पैसे वापस देने थे। तो अब देखो, आपको जो है क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर्स निकालने हैं, कहाँ से, डेट ऑफ लोन से, डेट ऑफ लोन से क्या करना है, देखो सम करना है, किसका सम करना है, ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ लेंडिंग टू द डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो यार देखो, डेट ऑफ लोन से लेके हर इंस्टॉलमेंट की डेट तक की ईयर निकालेंगे, तो 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2016 तक कितने साल होते हैं, 1 साल होता है। फिर नंबर ऑफ ईयर्स 1 जनवरी 2015 से लेके 1 जनवरी 2017 तक कितना होता है, तो यार 2 साल होते हैं। फिर 2018 तक 3 साल होते हैं, फिर 4 साल होते हैं, फिर 5 साल होते हैं, और इनका करना है भाई साहब आपको सम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। तो सम करना है, मतलब सर 1+2+3+4+5, ओके। तो देखो डेट ऑफ लोन क्या थी, एवरेज ड्यू डेट निकालते हैं। डेट ऑफ लोन क्या थी, 1 जनवरी 2015, और फिर 1 2 3 4 5, मतलब 1+2+3+4+5, ये कर दिया। टोटल कितना था इसका, 15, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है सर, गिन लो सर, 1 2 3 4 5 6, अरे ये इंस्टॉलमेंट थोड़ी है, इंस्टॉलमेंट तो 5 देनी है ना, तो इंस्टॉलमेंट तो 5 दे के रखिए, ठीक है, 5 इंस्टॉलमेंट देनी है, तो डिवाइडेड बाई 5। तो ये क्या होता है, 15 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है, 3 ईयर्स। अभी 3 ईयर्स, अब 1 जनवरी 2015 में 3 साल जोड़ोगे तो कितना आता है, 1 जनवरी 2018, मतलब ये जो डेट है इस पे आप पेमेंट कर दो, तो आपको जो है ना सामने वाली पार्टी को इंटरेस्ट का लॉस होगा, ना आपको इंटरेस्ट का लॉस होगा। पर देखते सर कैसे, ठीक है। तो ये तो एवरेज डिविडेंड निकल गई। बट अब अगर मैं इनको 2,000 रुपए देता, तो मेरा इंटरेस्ट कितना बनता, वो निकाल लेते थे। इंटरेस्ट एज पर नॉर्मल मेथड निकाल लेते हैं भाई, एवरेज ड्यू डेट से नहीं चल रहा है पर अभी नॉर्मल ही चल रहा है। तो मैं क्या करता, देखो पहले साल मैंने उनसे 10,000 रुपए लिए, तो पहले साल मैंने कितने यूज करे, पूरे के पूरे 10,000 रुपए यूज करे ना, पूरे के पूरे 10,000 रुपए यूज करे। तो मैं उनको इंटरेस्ट कितने पे दूंगा, भाई मैं दूंगा इनको 10,000 रुपए पे, कितना परसेंट इंटरेस्ट दूंगा, 5,000 रुपए। तो ये 10,000 5% पे इंटरेस्ट कितना बना, 500 रुपए। ईयर 2 में कितना दूंगा, ईयर 2 में यार मैंने ईयर 1 के एंड में क्या करा, 2,000 रुपए पे कर दिए उनको। अब मैंने अगले साल जो है वो कितने यूज करे होंगे, 2,000 दे दिए, तो 8,000 ही बचे ना उनके मेरे पास। तो मैंने 8,000 रुपए यूज करे, तो 8,000 पे इंटरेस्ट कितना बनता है, 5% के हिसाब से भाई 400 रुपए। तो ये 400 रुपए इंटरेस्ट बन गया। ईयर 3 में आते हैं, ईयर 3 में आने से पहले मैंने फिर 2,000 रुपए दे दिए, क्योंकि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पैसा वापस करना है, ठीक है, नहीं तो वसूली भाई आ जाएंगे आपके पास। तो यार मैंने जो है ईयर 3 में 6,000 यूज करे, 5% के रेट से इंटरेस्ट बना 300 रुपए। फिर अगले साल फिर 2,000 दे दिए, तो 4,000 पे 5% इंटरेस्ट 200 रुपए का। फिर 2,000 ही बचे मेरे पास, फिर 5% के रेट से फिर 100 रुपए, और फिर मैंने 2,000 दे दिए, तो मेरे पास कितना बचा, ठीक है भाई, कुछ भी नहीं बचा आपके पास। तो अब क्या करोगे, इनका टोटल लगाओगे, इंटरेस्ट का टोटल कितना हुआ 5 साल में, 1,500 रुपए। मतलब अगर मैं नॉर्मल मेथड से चलता हूँ, और देखो ये ट्रांजेक्शन लोन का ही है, ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट बनेगा ही नहीं, ये तो मूल ट्रांजेक्शन ही लोन का है, तो इसमें इंटरेस्ट तो बनेगा। पर अब क्या होगा, अगर मैं बोलता कि भाई मेरे एक बीच में ऐसी डेट निकाल लेता हूँ मैं, कुछ मान लो ईयर 3 में पेमेंट करता, तो किसको किसको नुकसान होता,
किसी पार्टी को नुकसान हो सकता। फिर हमने एक ऐसी डेट निकाली कि भाई ये 1500 रुपये जो था डेट, ठीक है, ये 1500 रुपये, ये इंटरेस्ट ही मिलेगा आपको, ठीक है, इसमें आपको लॉस नहीं होगा। तो देखो कैसे समझते हैं। अब अगर ड्यू डेट पे जाते हैं अपन, तो ड्यू डेट क्या आई थी हमारी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये जो 2-2 हज़ार रुपये दे रहा था ना मैं यहाँ पे, ये ईयर 1 में दिए, ईयर 2 में दिए, ईयर 3 में दिए, ईयर 4 में दिए, ईयर 5 में दिए, ये मैं चाहता हूँ यार मैं दूं नहीं यार, आप तो एक साथ ले कितना बोल रहा हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले साल भी 10 हज़ार रुपये यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपने बोला है कि मैं इंस्टॉलमेंट पे नहीं करूंगा बार बार। तो यार मैं तो 10 हज़ार यूज करूंगा, दूसरे साल भी 10 हज़ार यूज करूंगा, तीसरे साल भी 10 हज़ार यूज करूंगा, और चौथे साल भी 10 हज़ार यूज करूंगा क्या। तो भाई साहब आपको तो 3 साल बाद तो आप क्या कर रहे हो, 1 जनवरी 2018 को तो पेमेंट वापस कर दोगे। तो मैं यूज कितने साल करूंगा, 10 हज़ार 3 साल, ठीक है। तो अब इंटरेस्ट निकालते हैं। तो देखो इंटरेस्ट एज पर ड्यू डेट, एक द डेट ऑन विच इफ पेमेंट इज मेड देर इज नो लॉस इन ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर ऑफ द पार्टी। तो देखो इंटरेस्ट कितना बनता है, 10 हज़ार पे 5% के हिसाब से। और सर कितने साल यूज करा मैंने 10 हज़ार को, 3 साल। तो इंटरेस्ट कितना आया, 1500। तो सर ये तो 1500 तो यहीं भी आया था ना, तो मैंने बोला था ना देखो किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट का लॉस नहीं होगा। तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, केस नंबर 3 का इलस्ट्रेशन नंबर 9। समझ गए आप सभी लोग। उसके बाद आते हैं अपन अगले कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या है, केस नंबर 4 है भाई पार्टनर की ड्राइंग वाला। भाई डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वो कैसे करना है, तो भाई फॉर्मूला तो वही है यार। सर आपने लिख के रखा है एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ अमाउंट। ठीक है सर, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, चलो इलस्ट्रेशन की मदद से देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12 निकाल लेंगे सभी के सभी। अब देखो, अ पार्टनर इन अ फर्म हैज ड्रॉन द फॉलोइंग अमाउंट्स फॉर द हाफ ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, आधे साल का आपको क्या दे रखा है, जब जब उसने ड्राइंग करी वो अमाउंट दे रखा है। एक सेकेंड रुकना है। ओके, हाँ, चलो। तो ये दे रखा है आपको, देखो ड्राइंग दे रखी है उसने, 9 सितंबर को इतनी करी, 10 अक्टूबर को 10 हज़ार रुपये करी, 11 नवंबर को 11 हज़ार करी, 12 को 12 करी, 13 को 13 करी। वाह यार डेट के हिसाब से कर रहा है तो ड्राइंग, 14 को 14 और 15 को 15, ठीक है। तो ड्राइंग करी। अब यहाँ पर आपको दे रखा है कि अज्यूम फेब्रवरी हैज 28 डेज। देखो यहाँ पर लीप ईयर है तो आप फिर भी 28 डेज मानोगे। ओके सर, ये दे रखा है तो हम 28 डेज मान लेंगे। अब इस डेट में देखो, ये डेट दे रखी है आपको, ठीक है सर, डेट दे रखी है। तो इस डेट में सबसे छोटी डेट को, मतलब सबसे छोटी मतलब कि कैलेंडर में सबसे पहले आने वाली डेट कौन सी है। तो सर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सर जनवरी में आती है। अरे जनवरी 2020 है और सितंबर 2019 है, तो अपन बेस डेट क्या ले लेंगे, बेस डेट ले लेंगे सर 9 सितंबर 2019। अब कैलकुलेट करना है एवरेज ड्यू डेट, फॉर्मूला तो वही है, तो भाई तरीका भी वही है। आप क्या करोगे, 9 सितंबर, 9 सितंबर 2019 को 900 रुपीज़, 900 रुपीज़, ऐसे करके सारे अमाउंट लिख दे, 10 को 10, 10 को, एक सेकेंड यार, प्रॉब्लम आ रही है कुछ। ओके, तो यार वन नोट थोड़ा सा काम करना, सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो 9 सितंबर को कितने अमाउंट था ड्राइंग करी, 900 रुपये। फिर 10 को 1 हज़ार रुपये कर दी। फिर 11 को 1100 रुपये कर दी। ऐसे करके ड्राइंग करी उसने, ठीक है। टोटल ड्राइंग कितनी की हुई, 8400 की।
अब आप नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट काउंट करोगे तो यार देखो 9 सितंबर है, 9 सितंबर से 9 सितंबर मैं करके देता हूँ, जीरो जीरो डेज हो जाएंगे। उसके आगे क्या आप करेंगे, 9 सितंबर से 10 अक्टूबर, देखो 9 से 9 सितंबर में कितने होते हैं, 30 डेज होते हैं, ठीक है। तो 9 से 9 हो गए 30, और 10 दिसंबर, 10 अक्टूबर, सॉरी 10 अक्टूबर तो 31 डेज। ऐसे करके आप सारे जो है नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट काउंट करेंगे। फिर अमाउंट का मल्टीप्लाई करा अपन ने नंबर ऑफ डेज से, तो आपने आ गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का टोटल करा तो कितना है, 8,78,600। अभी आपको मालूम है भाई बेस डेट इज इक्वल टू क्या होता है, भाई बेस डेट इज इक्वल टू होता है हमारा, बेस डेट इज इक्वल टू होता है हमारा क्या, सॉरी एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू होता है हमारा बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ अमाउंट। अभी टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 8,78,600 डिवाइडेड बाई 8,400 टोटल ऑफ अमाउंट है। तो ये कितना होता है, 104.60 डेज। अभी इसको अपन ऐसा तो नहीं लिख सकते, तो एक दिन आगे चल जाते हैं तो 105 डेज, ठीक है। अभी बेस डेट कितनी थी, 9 सितंबर, उसमें 105 डेज जोड़ेंगे तो नो ड्यू एवरेज ड्यू डेट कितनी आएगी, 9 सितंबर में अपन ने जोड़े कितने, 105 दिन, तो ये आती निकल के 23 दिसंबर 2019। तो ये हमने एवरेज ड्यू डेट चैप्टर भी हमारा कंप्लीट कर लिया। अब आप भी फटाफट साथ साथ ही ये चैप्टर खत्म करते रहो और अपना काम जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। तो अब मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।